So everyone please confirm beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? वॉइस प्रॉब्लम है। चेक करिए बेटा, ऑडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज चेक बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, ऑडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर गुड, और सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन दिस क्रैश कोर्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग के इस क्रैश कोर्स में हम लोग बात कर रहे थे हाईवे मटेरियल की। और हाईवे मटेरियल में एक लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है, दैट इज रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन। और जो आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस का इशू था कि सर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग क्लास में। सो आई होप अब तक आपको सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि विद दिस कोर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑन 25 ऑफ नवंबर। ये हाईवे इंजीनियरिंग का जो कोर्स है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 25 को, और 26 से ही आपका अभ्यास बैच स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन है। 10 to 1 p.m. So I hope you all are having this information that we are going to start the Abhyas batch of the highway engineering from 26th of November. So टारगेट ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि तब तक आप जिन भी लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स मिस हो गए वो सभी लोग उन प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर लेंगे। ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सभी लोग वहाँ से डिस्कशन को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय तक कंसेप्चुअल पार्ट आपका पूरा क्लियर हो। सो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आप प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यूटिलाइज दिस अभ्यास सीरीज इफेक्टिवली, और यहाँ से कोशिश ये करनी कि हम एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएँ अपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जस्ट बाय कवरिंग द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस रहने वाले ट्रिकी, वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं नए। तो अपार्ट फ्रॉम द PYQ आप कुछ क्वेश्चंस फेस करेंगे जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को इस सब्जेक्ट में बूस्ट करने के लिए। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द अभ्यास सीरीज। बस डू रिमेंबर, उसके पहले अच्छे से सभी कंसेप्ट्स के लेक्चर को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जब हम लोग अभ्यास का डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस समय आप कंसेप्ट में लैग कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जिस समय बेटा, अगर जाहिर सी बात है अगर आप जंग में जा रहे हो, हाँ फाइनल मैदान में उतर रहे हो, तो प्रैक्टिस तो पूरी होनी चाहिए ना, यस और नो। तो कंसेप्ट पार्ट शुड बी कंप्लीटेड, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना जिसका भी लैग चल रहा, किसी के 2 लेक्चर मिसिंग है, किसी के 4 लेक्चर मिसिंग है, पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट और सभी लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए। बेटा कल ऑलरेडी हम लोगों ने अभ्यास सीरीज के बारे में एक कंबाइंड सेशन लिया, जहां पर पूरी टीम ने अभ्यास के बारे में आपको पूरे फीचर बताएं, और वहां पर हम लोगों ने मेंशन भी किया है ऑल द क्वेश्चंस विल बी न्यू। वी विल ट्राई मैक्सिमम जो क्वेश्चन हो आपके नए क्वेश्चन हो। 10% PYQ अलाउड है। ऐसा क्यों किया गया है? कई बार PYQ में कुछ इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। या जो ऐसे टॉपिक हैं जहां से अभी फ्यूचर क्वेश्चंस को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड जो PYQ हैं उनको एज अ रेफरेंस क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। सो दैट्स वाई वी हैव अलाउड 10% PYQ. Rest of the 90% question will be new question. ठीक है, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपकी लॉन्च हो चुकी है, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली।
सो आई होप ये सभी को पता चल गया है अभ्यास सीरीज के बारे में. ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीबीआर टेस्ट. सवाल लगाए सीबीआर के, बताओ भाई. तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इस क्रैश कोर्स में क्लास को अटेंड करने के अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने पड़ेंगे. सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पर प्रैक्टिस करने, क्या करने, कितने करने, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है. तो यू नीड टू प्लान. आपको बस ये प्लान करना है कि जो भी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, गेट और ईएससी का पीवाईक्यू आप साथ साथ सॉल्व करते रहें. और आई होप आप लोग कर भी रहे हैं. सो यस्टरडे वी हैव कवर्ड. बहुत डाउट था, कल क्वेरी था कि सर हाईवे मटेरियल से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये टेस्ट वाले पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैंने क्लियर भी किया. बट क्या जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, आई एम डैम श्योर वहाँ से आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि यस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं. सर मैं पहली बार सर मैं पहली बार लाइव पढ़ रहा हूँ. अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू. और इसी तरीके से लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको फॉलो करते रहिए. डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस लेक्चर सीरीज से. सर अभ्यास में पूरा कंसेप्ट पर क्वेश्चन होगा या टॉपिक वाइज? पूरे कंसेप्ट पे, रियल टाइम जैसा एग्जाम में होता है. एग्जाम में कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई शुरू के 4 क्वेश्चन हाईवे के हैं, फिर अगले 4 क्वेश्चन सोम के हैं, फिर अगले 4 क्वेश्चन एफएम के हैं. मिक्स रहता है. और ये डायनेमिक आपको समझनी है, क्योंकि जब कभी भी हम पढ़ाई करते हैं, समझो इसका गेम क्या है. जब कभी हम पढ़ाई करते हैं तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को एट ए टाइम डिस्कस करते हैं. आप 2 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं. तो 2 से 3 सब्जेक्ट को एक साथ फेस करने की कहीं ना कहीं हम इस तैयारी के दौरान प्रैक्टिस कर लेते हैं. बट प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम एग्जाम में जाते हैं और अभी हमने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, लेट्स से दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग, और जस्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हाइड्रोलॉजी का सवाल है. तो ये स्विच करना होता है, पूरा माइंडसेट, पूरे कंसेप्ट को क्या करना होता है, स्विच करना होता है. और यहाँ पर हम डिफिकल्टी फेस करते हैं. तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़े भी हुए थे, आपने प्रैक्टिस भी किए थे, बट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस हम ये कंसेप्ट को रिटेन नहीं कर पाते और रिकॉल नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में. एग्जाम दे के बाहर आएंगे, सब याद आ जाएगा, बट उस प्रेशर में, उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में, उस एग्जाम के प्रेशर में कहीं ना कहीं हम उन कंसेप्ट्स को सही टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते. और सारा खेल तो टाइमिंग का है ना भाई. क्यों? अगर सही टाइम पे आप कंसेप्ट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ यू विल एबल टू अप्लाई, तो उनको अप्लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी अभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कंप्लीट आपके हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे. तो इट में भी कि पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल जाए वो डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट का मिल जाए. और इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि सबसे पहला काम ये करना, आपको ये फिक्स करना है कि 25 को जब ये कोर्स कंप्लीट होगा उसके पहले आप सभी प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर चुके हैं थॉरली. तो कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे. इसका रीजन भी समझो, इसका एक थोड़ा सा और इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. होता क्या कि जब कभी भी हम जनरली हम प्रैक्टिस सेशन को एज ए स्टूडेंट क्या करते हैं, एज ए स्टूडेंट अवॉइड करते हैं. हमें कंसेप्ट पढ़ने में तो मज़ा आता है, हमें कंसेप्ट सीखने में मज़ा आता है, बट जब उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसका ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं और उसको अवॉइड करने लगते हैं. उसके भी रीज़न है. मान लीजिए आपने किसी भी प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट किया और शुरू का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया. ऑब्वियसली योर इंटरेस्ट लेवल विल बूस्ट, क्योंकि आप जिन कंसेप्ट्स को पढ़ के तैयार हैं उन कंसेप्ट्स को आप अप्लाई कर पा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा. यस और नो?
आपको इंटरेस्ट आएगा। और प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जांपल अब मैंने हाईवे मटेरियल का क्लास नहीं अटेंड किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट अटेंडेड द क्लासेस ऑफ द हाईवे मटेरियल, और सर ने अभ्यास सीरीज स्टार्ट करी और पहला ही सवाल था हाईवे मटेरियल का, पहला ही सवाल था इंपैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट से रिलेटेड। बैठे हैं, ये हो जाए फिर आगे देखेंगे। तो 50% इंटरेस्ट तो पहले ही खत्म हो गया। एक क्वेश्चन ने आपका उस प्रैक्टिस सेशन में 50% इंटरेस्ट को किल कर दिया। किसी तरीके से आपने हिम्मत करी कि चलो अभी और ठीक है, हाईवे मटेरियल नहीं पढ़ा, बाकी तो पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन गया वो मार्शल मिक्स का था। दूसरा क्वेश्चन जब आपने देखा तो वो मार्शल मिक्स का था। अगेन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो अब जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अपने इंटरेस्ट लेवल को मेंटेन रख पाना, और कहीं ना कहीं फिर आप उससे क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द इंटायर सिलेबस। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं एग्जाम में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? और आप सभी को इन सब चीजों को अच्छे से समझना है और इन पे काम करना और इनको इम्प्रूव करना है। सो एनी हाउ 2 क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही हैं, 3 क्लासेस देखनी पड़ रही हैं। अगर कोई भी लैग है, अगर कुछ भी टॉपिक आपके मिस हो गए हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिए। बेटा वी विल शेयर द शेड्यूल ऑफ द रेलवे एंड एयरपोर्ट, और जाहिर सी बात है ये आपका एग्जाम के पहले ही होगा, ठीक है। तो वी विल शेयर द डिटेल ऑफ रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का एक कोर्स आएगा, बहुत छोटा कोर्स आएगा, हार्डली 5 to 6 आवर कोर्स विल बी देयर। अगर क्रैश कोर्स की बात करें तो इन 5 to 6 आवर मैक्सिमम, तो 2 दिन का कोर्स होगा मैक्सिमम। तो 2 दिन में रेलवे और एयरपोर्ट के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग कवर कर लेंगे, स्पेशली फॉर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। चलिए, तो ये तो बातचीत हो गई अभ्यास के बारे में। आज बातचीत करेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन की, और आज हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चैप्टर नंबर 5, डिजाइन ऑफ पेमेंट। डिजाइन ऑफ पेमेंट। सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में उतना मन नहीं लगता जितना थ्योरी पढ़ने में लगता है। थ्योरी पढ़ने में दिमाग नहीं चलाना पड़ता है ना, थ्योरी पढ़ने में दिमाग नहीं अप्लाई करना पड़ता है। अब थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। जब आप लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो जो आपके टीचर हैं वो उन सभी कंसेप्ट्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उन चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं। यस और नो? तो कहीं ना कहीं उसमें आपको अपना माइंड नहीं यूज करना पड़ा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एफर्ट नहीं करने पड़े, आपके लिए सामने चीज़ें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दी गई, समझा दी गई, चीज़ें आसान हो गई ना। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सवाल लगा रहे होते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। अभी तो सपोर्ट सिस्टम पे चल रहे हो ना, क्लास अटेंड कर रहे हो, कंसेप्ट सीख रहे हो, तो ये तो सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है ना। और जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है तो घबरा जाते हैं फिर हम, और फिर वहां पर सवाल से एक क्वेश्चन का फोबिया क्रिएट हो जाता है। तो वो धीमे धीमे ही खत्म होगा बेटा, उसका कोई ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने सोच लिया और हो जाएगा। व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस होगा, नहीं मन करेगा, नहीं हम अपने इंटरेस्ट लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। बट अगर कंटिन्यू करेंगे हम उसको, तो धीमे धीमे इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, तो अब बातचीत स्टार्ट करते हैं बेटा मार्शल मिक्स डिजाइन के बारे में। तो लेट्स मूव। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, this is all about me. I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE multiple time with good rank. This is my best GATE rank, as you can see, that is AIR 30. सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग। तो अभी हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स कर रहे हैं,
और गेट 2023 पॉइंट ऑफ व्यू से 9 दिसंबर से आपका सर्वेइंग का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर, तो आप उसको भी अटेंड कर पाएंगे। और ये रेगुलर क्लास टाइमिंग जो है आपकी वो 8 to 10 AM है। तो आज बात करेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन की और इंट्रोड्यूस करेंगे पेवमेंट की बातचीत को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो देखो मार्शल मिक्स डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं, बहुत दिनों से मैं बता भी रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट 2023 पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग मार्क कर रहे हैं, तो उनमें से एक टॉपिक ये भी रहने वाला है। गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्शल मिक्स डिजाइन भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जनरली यहाँ से 2 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलता है। यू विल गेट अ 2 मार्क प्रॉब्लम फ्रॉम द मार्शल मिक्स डिजाइन। मुद्दा ये है भाई कि सर ये मार्शल मिक्स डिजाइन का मतलब क्या है, या क्यों हम इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए, तो सब कुछ लिखा हुआ है, इस पे बाद में आएंगे, पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है, और मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो लेट्स से आप एक फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाना चाह रहे हैं। अब इतने दिनों से हमारी बातचीत चल रही है, तो अब हमें पता है पेमेंट होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सॉयल सरफेस है, और इसके बाद हम कोई एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो हमारा व्हील है वो स्मूथली और कंफर्टेबल कंडीशन में मूव कर सके। यही तो पेवमेंट है, यस और नो? अरे यही तो पेवमेंट है। तो पेवमेंट को प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक हार्ड सरफेस आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने व्हीकल के लिए, सो दैट व्हील कैन मूव सेफली एंड इन कंफर्टेबल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, यस और नो? चलो, तो इस पेमेंट को बनाने के लिए आपने बोला कि सर हम मटेरियल भी यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, तो आपने बोला सर जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल होने वाले हैं वो सर एक तो होगा एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हो सकता है, फाइन एग्रीगेट हो सकता है। तो कोर्स एग्रीगेट हो सकता है, फाइन एग्रीगेट हो सकता है। साथ साथ सर कुछ फिलर मटेरियल यूज कर लेंगे, और इन सभी को होल्ड करने के लिए, इन सभी को बाइंड करने के लिए हमें बिटुमिन प्रोवाइड करना है। तो सर ये सभी मटेरियल लेंगे, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, और इन सबको बिटुमिन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जो मिक्स बना है, इसी मिक्स से हम क्या कर देंगे, ये हार्ड सरफेस का कंस्ट्रक्शन कर देंगे। यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? अब मेरा सवाल तुमसे ये है बेटा कि जब आप ये मिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी होगी, किस मटेरियल को कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें, बिटुमिन को कितना बिटुमिन रिक्वायर्ड है। जिससे देखो कहानी ये है कि अगर जो भी रिक्वायर्ड बिटुमिन था उससे कम क्वांटिटी में बिटुमिन ऐड करोगे, तो प्रॉपर वो बाकी मटेरियल को होल्ड नहीं कर पाएगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? और जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी उससे ज्यादा का अगर बिटुमिन आपने ऐड कर दिया तो भी दिक्कत है। तो सबसे बड़ी समस्या है जो मेरे सामने, प्रॉब्लम ये है कि बिटुमिन कितना यूज करना है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द बिटुमिन। ये क्या, कम अगर यूज कर रहा हूं तो भी प्रॉब्लम हो जा रही है, ज्यादा अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा बिटुमिन प्रोवाइड कर दे रहा हूं तो भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि ज्यादा विटामिन प्रोवाइड कर दिया तो अब रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे, नहीं। यस और नो? अरे बताओ भाई। तो मेन समस्या जो मेरे सामने आ रही है कि मुझे नहीं पता चल पा रहा है कितना विटामिन ऐड करें, कितना विटामिन ऐड किया जाए, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट। एक टर्म आ गया बेटा OBC,
तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है मार्शल मिक्स डिजाइन का वो है फाइंड आउट करना परसेंटेज ओबीसी। परसेंटेज ओबीसी, ओबीसी का मतलब यहां पर क्या हो गया, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्शल मिक्स डिजाइन इज टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या करना है ये तो समझ में आ गया, कैसे करना है ये सब कुछ आपको बताया है मार्शल साहब ने, जो मैं आपको बताऊंगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्शल टेस्ट इज क्लियर टू एवरीवन। वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये अपने हाईवे में भी आ चुका है। तो जब हम लोगों ने बात किया था डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड, तो वहां पर भी ऑप्टिमम टर्म आया था। उस साइकिल लेंथ से ज़्यादा की साइकिल लेंथ प्रोवाइड करोगे तो भी एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर जाएगा। उस साइकिल लेंथ से कम की साइकिल लेंथ प्रोवाइड करोगे सिग्नल पे तो भी एवरेज डिले पर व्हीकल जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर साइकिल लेंथ की आप बात कर रहे थे, जिसको आपने बोला था, जिसको आपने बोला था ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, जिसको आपने बोला था ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। और उस पर्टिकुलर साइकिल लेंथ में, उस पर्टिकुलर साइकिल लेंथ में एवरेज डिले पर व्हीकल मिनिमम था। सर ऑप्टिमम ही क्यों करेंगे? बता दिया बेटा, वही बता रहा हूं। तो तुम्हारे लिखने के पहले ही बताना स्टार्ट कर दिया था। तो कितनी एडुकेट क्वांटिटी को ऐड करें विटामिन का कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलें। कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी दिक्कत, ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी दिक्कत। कितना एग्जैक्टली प्रोवाइड करें जिससे हमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है उस मिक्स से उनको हम अचीव कर पाएं। दैट्स वाई फॉर दैट पर्टिकुलर विटामिन कंटेंट वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज द ऑप्टिमम। क्लियर है? चलें आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करी जाए बेटा। चलिए तो अब आते टेस्ट प्रोसीजर के बारे में, और इसके बारे में कुछ जरूरी बातचीत है जो समझते हैं। दिस मिक्स डिजाइन डिटरमाइन द ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट परफॉर्मेंस ऑफ विच इज एवेल्युएटेड बाई। अब इस टेस्ट की हेल्प से, पूरा एक टेस्ट का सेटअप है, यहां से हमें दो चीजें निकालनी है, फ्लो टेस्ट और स्टेबिलिटी नंबर। तो विद द हेल्प ऑफ द मार्शल टेस्ट ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां से दो क्वांटिटी रिक्वायर्ड हैं, एक है फ्लो टेस्ट और एक है स्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है स्टेबिलिटी, ये होता क्या फ्लो, इसको समझते हैं। द स्टेबिलिटी पोर्शन ऑफ द टेस्ट मेजर द मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय द टेस्ट स्पेसिमेन। मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय द टेस्ट स्पेसिमेन एट अ लोडिंग, कितना लोडिंग का रेट है 50.8 mm पर मिनट। लोड इज अप्लाइड टू द स्पेसिमेन टिल फेलियर एंड द मैक्सिमम लोड इज डेजिग्नेटेड एट स्टेबिलिटी। देखो इसको और आसान भाषा में बताता हूं, यहां से देखो ये। तो अभी हम देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले स्पेसिमेन बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके का स्पेसिमेन बनाएंगे। क्या स्पेसिफिकेशन अभी मैं आपको बता रहा हूं। इस स्पेसिमेन को इस मार्शल सेटअप में प्लेस करेंगे, इस स्पेसिमेन को इस मार्शल सेटअप में प्लेस करेंगे। अब यहां पर ये दो डायल गेज लगे हुए हैं, दो डायल गेज लगे हुए हैं। जब आप इसमें लोड अप्लाई करेंगे तो मैं नहीं लगता है डायमेट्रिक लोडिंग हो रही है। डायमीटर जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट में दिख रहा है, तो दिस इज द डायमेट्रिक लोडिंग। व्हेन वी विल अप्लाई द लोड, तो किसी ना किसी एक लोड की वैल्यू पे ये जो आपका स्पेसिमेन है वो फेल कर जाएगा। यस और नो? अरे कोई ना कोई तो एक ऐसा लोड होगा जिस लोड पे ये स्पेसिमेन फेल कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। यस और नो? और वो कितना लोड आपने अप्लाई किया है जिस पे ये आपका स्पेसिमेन फेल कर रहा है, क्या उस लोड को ये हम लोड मेजरिंग डायल गेज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। द मैक्सिमम लोड एट विच द स्पेसिमेन इज गोइंग टू फेल, द मैक्सिमम लोड एट विच द स्पेसिमेन इज गोइंग टू फेल, इसी को बोलने वाले हैं स्टेबिलिटी नंबर।
इसी को बोलने वाले हैं स्टेबिलिटी नंबर। जनरली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे केजी में। तो ये स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। इस स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन इज प्रोवाइडेड, क्या डायमेंशन होंगी। सिमिलरली जब आपका मटेरियल, जो आपका स्पेसिमेन, जब आप लोड अप्लाई कर रहे थे, बिफोर द फेलियर इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। बिफोर द फेलियर इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, यस और नो? बोलो भाई। व्हेन यू विल अप्लाई द लोड, तो ये कुछ डिफॉर्म होगा स्पेसिमेन बिफोर द फेलियर। कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो वैल्यू की हेल्प से। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो वैल्यू की हेल्प से। समझना, डिफॉर्मेशन वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द टर्म्स ऑफ फ्लो वैल्यू। सर ये फ्लो वैल्यू क्या है? सर ये फ्लो वैल्यू क्या है? तो बेटा ये जो डायल गेज आपको दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ इसमें कुछ इस तरीके से ग्रेजुएशंस हैं और इसको हम बोल रहे हैं फ्लो वैल्यू। मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फेलियर के टाइम पे डायल गेज की पोजीशन है। कितने डिवीजन, कितने डिवीजन? तो आप बोल रहे हैं सर 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। ये 3 फ्लो वैल्यू है सर इसकी, ये 3 फ्लो वैल्यू है इसकी। लेकिन मैं पूछूं इसमें डिफॉर्मेशन कितना हुआ है? तो अगर आप डिफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो वैल्यू एंड डिफॉर्मेशन। रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो वैल्यू एंड डिफॉर्मेशन। बोलो। तो ड्यूरिंग द लोडिंग एन अटैच्ड डायल गेज मेजर्स द स्पेसिमेन प्लास्टिक फ्लो deformation due to the loading. The flow value is recorded in the unit of, unit समझ लो क्या इसकी, 0.25 mm, 0.25 mm, 0.25 mm। तो अगर मैं बोलता हूं कि किसी टेस्ट में फ्लो वैल्यू 3 है, अगर मैं बोलता हूं किसी टेस्ट में फ्लो वैल्यू 3 मिली है आपको, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ है? बता दो। अब तो फ्लो वैल्यू की यूनिट भी पता चल गई ना, अब तो फ्लो की यूनिट भी पता चल गई ना। अगर 3 यूनिट फ्लो है, फ्लो वैल्यू अगर 3 है, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ है? कोई तकलीफ किसी को? Any problem to anyone? Any problem to anyone? Any problem to anyone? Yes or no? बोलिए बेटा। यहां तक की बातों में किसी को कोई डाउट हो, स्टेबिलिटी नंबर, फ्लो वैल्यू, तो बता दो। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी जगह पे टोटल डिफॉर्मेशन 2 mm है, टोटल डिफॉर्मेशन 2 mm है, तो फ्लो वैल्यू कितना रहा होगा? अरे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ वी नो द टोटल डिफॉर्मेशन, तो हम फ्लो वैल्यू भी बता सकते हैं। इफ वी नो द टोटल डिफॉर्मेशन, तो हम फ्लो वैल्यू भी बता सकते हैं। अच्छा, डिफॉर्मेशन कैसे होगा? लोड लगते ही फेल हो जाएगा, लोड लगते ही फेल हो जाएगा। ये जो मिक्स बनाया आपने, ये रिजिड मिक्स होगा या फ्लेक्सिबल होगा? देखो मैं आ गया। ये जो आपने मिक्स बनाया है बिटुमिन को यूज करके, ये रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा? तो भैया डिफॉर्मेशन तो होगा ना फेलियर के पहले, डिफॉर्मेशन तो होगा ना फ्लेक्सिबल के पहले। कैसी बातें कर देते हो? ये देखो, ये इस तरीके का तुम्हारा, फॉर एग्जांपल डाया दिख रहा था आपको, ये स्पेसिमेन है। अब मैं इस पे अगर लोड लगा रहा हूं, डायमेट्रिक लोडिंग लगा रहा हूं, तो क्या ये फेल कर जा रहा है?
क्या ये फेल कर जा रहा है? देखो अभी तो फेल नहीं हो रहा है ना, अभी तो ये फेल नहीं हो रहा है ना, लेकिन अब बिल्कुल मन ही बना लें, मन ही बना लें कि इसको फेल करा के ही मानेंगे। तो जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करते चले जाएंगे, एक टाइम आएगा जब ये फेल हो जाएगा। किस मैक्सिमम लोड पे ये फेल हो रहा है स्पेसिमेन? स्टेबिलिटी नंबर। फ्लो होने के पहले कितना डिफॉर्मेशन हुआ, दैट इज द फ्लो वैल्यू। और डिफॉर्मेशन को आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब बताओ, अब बताओ भाई, क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, नाउ द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत बढ़िया। तो मार्शल मिक्स्ड से करना क्या था, ये समझ में आ गया। मार्शल टेस्ट से क्या क्या चीजें निकालनी थी, ये भी समझ में आ गया। मार्शल टेस्ट से क्या क्या चीजें निकालनी थी, ये भी समझ में आ गया। चलें आगे, चलें आगे। स्पेसिमेन प्रिपरेशन की भी कुछ गाइडलाइन है, देख लो। 1200 ग्राम आपने लगभग क्या ले रखा है, एग्रीगेट्स एंड फिलर मटेरियल। इसमें आपके कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को लिया, जिनका लगभग जो वेट है वो 1200 ग्राम है। इनको हीट कर दिया, कहां तक? 175 से 190 डिग्री सेल्सियस तक। 175 से 190 डिग्री सेल्सियस तक आपने इन सबको लेके हीट कर दिया। बिटुमेन इज हीटेड टू द टेम्परेचर ऑफ 121 से 125। बिटुमिन को भी हीट कर दिया, बिटुमिन को भी हीट कर दिया। अब यहां पर ले लिया आपने ट्रायल 1। कोई रूल नहीं है इसका, कोई रूल नहीं है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। आपने एक ट्रायल लिया बिटुमिन का, आपने बोला फॉर एग्जांपल 3.5 से 4%, मान लो 1200 ग्राम टोटल कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर थे। 1200 ग्राम टोटल वेट था कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर का। और मैंने बोला कि जो मैं पहला ट्रायल ले रहा हूं वो 4% बिटुमिन का ले रहा हूं, जो मैं पहला ट्रायल ले रहा हूं वो 4% बिटुमिन कंटेंट का ले रहा हूं। तो 1200 ग्राम का 4% निकाल पाओगे? 1200 ग्राम का 4% कितना होता है? कैलकुलेटर अगर दे दिया जाए तो निकाल लोगे, हाँ या ना? 1200 ग्राम का 4% कितने ग्राम होगा, क्या ये बता पाओगे मुझे? अरे वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाए, फिजिकल कैलकुलेटर मिल जाए, तब तो बता लोगे। बोलो। अच्छा बिना कैलकुलेटर के बता लोगे, बहुत तेज हो। तो ट्रायल 1 में मैंने क्या किया, 1200 ग्राम बिटुमिन में, 1200 ग्राम कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल में 48 ग्राम मैंने क्या कर दिया, बिटुमिन को ऐड कर दिया। 48 ग्राम बिटुमिन को ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया और एक स्पेसिमेन बना लिया। ध्यान से सुनना, अगली बार मैंने क्या बोला कि एक काम करते, केवल एक ट्रायल से तो काम चलेगा नहीं, दूसरा ट्रायल ले लो। दूसरा ट्रायल मैंने ले लिया 4.5%, अभी 4% लिया था, ट्रायल 2 ले लिया 4.5%। 1200 ग्राम का 4.5% कितना होगा, फिर से मैं निकाल लूंगा। बिटुमिन ऐड करके दूसरा स्पेसिमेन बना लिया। अगला ट्रायल ले लिया 5%, 5% जितना भी हुआ मिक्स किया, तीसरा स्पेसिमेन बन गया। अगला ट्रायल लिया 5.5%, अगला ट्रायल लिया 6%। इस तरीके से मल्टीपल ट्रायल ले सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। इस तरीके से मल्टीपल ट्रायल ले सकते हैं। 0.5% के एडिशन में, 0.5% के एडिशन में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीपल ट्रायल्स लेंगे। अब इन सबको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्सिंग टेम्परेचर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है
गेट में तो नहीं, बाकी एग्जाम्स में। तो पहले एग्रीगेट को हीट किया इस टेम्परेचर पे, बिटुमिन को हीट किया इस टेम्परेचर पे, इन दोनों को मिक्स कर दिया ट्रायल और एग्रीगेट्स को इस टेम्परेचर पे। क्लियर है? द मिक्स इज प्लेस्ड इन अ preheated mold and compacted by rammer with 50 blows on the either side at temperature of 138 डिग्री सेल्सियस टू 149 डिग्री सेल्सियस। ये सभी जो आपकी गाइडलाइन है वो प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन से रिलेटेड है। तो फिर प्रॉपर कॉम्पैक्शन भी होना चाहिए। मिक्स करने के बाद माउल्ड में रखा, वो जो स्पेसिमेन मैंने आपको दिखाया था, ये बनाना चाह रहे हैं फाइनली, ये बनाना चाह रहे हैं, तो 50 ब्लो देने पड़ेंगे आपको। सर रेलवे और एयरपोर्ट भी होगा, अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। हाँ? ये आदत बिल्कुल सही नहीं है भाई, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये बहुत ही मतलब इसमें सुधार की ज़रूरत है हम सभी को, कि जब कभी भी अचानक से क्लास में एंट्री करी और बस चालू हो गए। हाँ? समझ तो लोग क्या चल रहा है। 15 मिनट मुझे लग गए तुम्हें मार्शल मिक्स डिजाइन में यहां तक लाने के लिए, और एकदम से अगर आप आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर देंगे तो कहीं ना कहीं डेविएशन होता है, और इससे अल्टीमेटली लॉस आपका ही होता है। तो ये इतना हम लोग बेसिक डिसिप्लिन आई थिंक फॉलो कर सकते हैं कि इफ इन केस अगर हमने क्लास को बीच में ज्वाइन किया, हम अचानक से आए, कुछ हम और पूछना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम। यस और नो? तो किसी टॉपिक के डिस्कशन के बीच में हम इस तरीके की बातचीत को अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। क्या बोलते हो? ठीक है? तो ये पूरी कहानी को रिलेट करने में काफ़ी एफर्ट लगे, और इस तरीके से फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, हम भी तो इंसान ही है ना भाई। ऑल्दो पूरी कोशिश करते हैं कि जब इस तरीके के कमेंट्स आए तो उसको क्या कर दिया जाए, ना ध्यान दिया जाए, बट हैं तो इंसान ही, क्यों भाई? तो जनरली इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा इस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो आई थिंक इतना बड़ा कोई इशू है भी नहीं। ठीक है? ये तो मैंने बस बोल दिया। मेन दिक्कत क्या है ना, क्लास होती है उसके 15 मिनट पहले हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, और तुम जब ऐसे करते हो तो फिर भूल जाते हैं, और फिर जब भूल जाते हैं फिर क्या करें बताओ? अब भूल गए आगे क्या पढ़ाना था। हाँ? अब भूल गए, बताओ क्या करें? सो प्लीज डोंट डू लाइक दिस। और सभी क्लासेस के लिए ये फॉलो करेंगे तो आपका ही लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो इन्हांस होगा, इम्प्रूव होगा और बेटर होगा। ठीक है? बाकी तुम बहुत समझदार हो यार, बहुत अच्छे से तुम सारी चीज़ों को समझते हो, बस हो जाता है कभी कभी। आ जाओ। सो इन दिस वे फॉर मल्टीपल ट्रायल्स के लिए, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, जहां पर आपने बिटुमिन कंटेंट को चेंज किया था, हम सभी ट्रायल को प्रिपेयर करके क्या सबके लिए इस टेस्ट सेटअप की हेल्प से दो वैल्यूज पता कर सकते हैं? सभी स्पेसिमेन के लिए क्या हम स्टेबिलिटी नंबर यहां से निकाल सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट स्पेसिमेन वी विल गेट 2 वैल्यूज, उसका स्टेबिलिटी नंबर, उसका फ्लो वैल्यू। अरे मेरे भाई, जब तुमने बिटुमिन कंटेंट को ट्रायल 2 में चेंज कर दिया है, जब तुमने ट्रायल 2 में बिटुमिन कंटेंट को चेंज कर दिया है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब उस मिक्स की, अब उस स्पेसिमेन की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई हैं? कहने का मतलब क्या है कि अब उसके लिए स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू भी बदल जाएगा। जब ट्रायल 3 में फिर से आपने बिटुमिन का कंटेंट चेंज कर दिया है, तो उस केस में अगेन यू विल गेट द डिफरेंट स्टेबिलिटी नंबर एंड डिफरेंट फ्लो वैल्यू। तो हर स्पेसिमेन के लिए क्या आप इस मार्शल टेस्ट सेटअप की हेल्प से ये दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे?
बोलिए भाई, क्या इन दोनों वैल्यूज को हर स्पेसिमेन के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्शल टेस्ट सेटअप? यस और नो? बोलिए बेटा। बिल्कुल आराम से कर लेंगे, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। क्या तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था मार्शल मिक्स डिजाइन का? नहीं, मार्शल मिक्स डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव था परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकालना। वो अब तक तो मिला नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मिलेगा भाई, मिलेगा, सब्र रखो, मिलेगा। The weight of mixed aggregate taken for the preparation of the specimen may be suitably altered to obtain the compacted thickness। तो वेट को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेसिमेन की अगर बात करें तो ये देखो, कॉम्पैक्टेड थिकनेस और डायमीटर दोनों आपको बता दिया गया है स्पेसिमेन, ठीक है। वेरी द बिटवीन कंटेंट, नेक्स्ट ट्रायल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो प्लस 0.5% के हिसाब से ट्रायल में हम बिटवीन कंटेंट को वेरी करते रहेंगे और इस पूरे प्रोसेस को क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। द प्रिपेयर्ड माउल्ड इज लोडेड इन द मार्शल सेटअप, और हर प्रिपेयर्ड माउल्ड के लिए दो चीजें मिल जाएंगी। एक मिल जाएगा स्टेबिलिटी नंबर, एक मिल जाएगा स्टेबिलिटी नंबर, और एक मिल जाएगा फ्लो वैल्यू। एक मिल जाएगा स्टेबिलिटी नंबर और एक मिल जाएगा फ्लो वैल्यू, ठीक है। आगे आइए, ये गेम समझ में आ गया, ठीक है सर। अब कुछ बातें और हैं, अब कुछ थ्योरेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो टेस्ट से दो वैल्यू निकाल ली, ये टेस्ट से दो वैल्यू तो निकाल ली। अब जो मिक्स आपने प्रिपेयर किया है उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स निकाल लेते हैं, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स निकाल लेते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स निकाल लेते हैं। एनालिसिस की हेल्प से परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन निकाल लेते हैं, परसेंटेज वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट निकाल लेते हैं। सर ये मिनरल एग्रीगेट का मतलब क्या है? तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर, इन तीनों को कंबाइन करके हम बोल देते हैं मिनरल एग्रीगेट। परसेंटेज वाइल्ड फील्ड विद द बिटुमिन निकाल लेते हैं। तो अब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। अरे सब पता सर हमें। ये देखिए, तो जो मिक्स आपने प्रिपेयर किया है, जो मिक्स आपने प्रिपेयर किया है बेटा, उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? तो जो मिक्स मैंने प्रिपेयर किया उसमें कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, फिलर है, बिटुमिन है और रहेगी हवा। वही वाली बात है, इधर सब लिख देते हैं वॉल्यूम, यहां पर लिख दिया वेट। वेट ऑफ एयर हम ले लेते हैं 0, ये ले लिया। बिटुमिन होगा तो उसका वेट होगा, फिलर मटेरियल है तो वेट होगा, फाइन एग्रीगेट का वेट, कोर्स एग्रीगेट का वेट। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम, फिलर का वॉल्यूम, ये टोटल सॉलिड का वॉल्यूम हो गया क्या? बोलो। एयर एंड बिटुमिन, एयर एंड बिटुमिन का वॉल्यूम भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम। सॉइल में तो पढ़ा ही होगा, फेज डायग्राम, बोलो भाई। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द वेट एंड वॉल्यूम। मुद्दा क्या है? सबसे पहला जो टर्म निकालना है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। तुम्हें नहीं लगता है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मिक्स, टोटल वेट ऑफ द मिक्स, टोटल वॉल्यूम में से अगर एयर का वॉल्यूम हटा दे इनटू गामा डब्ल्यू। अब जाहिर सी बात है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हमें पता कैसे चलेगा? वॉल्यूम ऑफ एयर को कंसीडर नहीं करना है फॉर कैलकुलेटिंग द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं, यस और नो? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स, वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द मिक्स, वेट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। अगर वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, वॉल्यूम निकल आएगा, यस और नो? तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर पता है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? जीटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पैरामीटर निकाल लिया, देन वी कैन कैलकुलेट द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएम, टोटल वेट
टोटल वॉल्यूम, एयर के वॉल्यूम को अब हटाना नहीं है, टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम, और अलग अलग आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फिलर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, वॉल्यूम ऑफ एयर. इन दिस वे सिंपली यू कैन कैलकुलेट द जीएम. एयर वाइड्स अगर आपको निकालना, अरे भैया जीटी और जीएम की हेल्प से, जीटी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हमें पता है कि हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकाल सकते हैं. तो जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी इंटू 100. अगला देखो, द वॉल्यूम ऑफ विटामिन बीबी इज द परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ विटामिन टू द टोटल वॉल्यूम. अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ विटामिन. अरे भैया वॉल्यूम निकालना है, अगर परसेंटेज में वेट पता है, जीएम पता है और जीबी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन पता है, वी कैन यूज दिस रिलेशन. तो कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट और वाइड्स फिल्ड विद द विटामिन. तो ऑल दीज क्वांटिटीज विथ वी कैन कैलकुलेट. सर ये क्वांटिटी 5 तो आपने लिख दी, अब हम और भयंकर वाला कंफ्यूज हो गए हैं. पहले 2 क्वांटिटी आपने निकाली टेस्ट से, पहले 2 क्वांटिटी आपने निकाल ली टेस्ट से और 5 पैरामीटर डिफाइन कर दिए, ये जो बेसिक फेज डायग्राम वाली एनालिसिस है उससे. लेकिन सर अभी मेरा मेन जो मुद्दा था वो अभी फुलफिल नहीं हुआ, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ. मेन मुद्दा क्या था? अरे मेन मुद्दा क्या था? हमें निकालना है परसेंटेज ओ बी सी, और दुनिया भर की चीजें हम लोगों ने निकाल ली. 2 वैल्यू निकालनी टेस्ट से और 5 वैल्यू निकाल ली एनालिसिस से. और 2 वैल्यू जो टेस्ट से निकाली थी वो थी स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू, स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू. सर यहां से यहां तक का सफर कैसे तय होगा? अरे होगा. अब आओ खेल असली शुरू होता है. तुम्हारी इच्छाएं हैं कि खत्म ही नहीं होती, कोई बात नहीं, हो जाएंगी. देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल ट्रायल थे, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ट्रायल 4, ट्रायल 5 एंड सो ऑन. हर ट्रायल के लिए हमें 7 चीजें पता है, हर ट्रायल के लिए हमें 7 चीजें पता है. अगर अब इस डेटा के बेसिस पे हम कुछ प्लॉटिंग करें तो गेम हमें क्लियर हो जाएगा. बाइंडर कंटेंट वर्सेस करेक्टेड मार्शल स्टेबिलिटी नंबर. क्या बोला मैंने? बाइंडर कंटेंट और करेक्टेड स्टेबिलिटी नंबर, करेक्टेड स्टेबिलिटी नंबर, इसके डेटा को प्लॉट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. बाइंडर कंटेंट वर्सेस मार्शल फ्लो, बाइंडर कंटेंट वर्सेस परसेंटेज ऑफ वाइड्स, बाइंडर कंटेंट वर्सेस वाइड्स फिल्ड विद द विटामिन, जो जो निकाले थे, बाइंडर कंटेंट वर्सेस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी. और मेरे लाल, यू कैन प्लॉट ऑल दिस डेटा, यू कैन प्लॉट ऑल दिस डेटा. तो ये देख पा रहे, दिस इज द, इन एक्स एक्सिस वी हैव रिप्रेजेंटेड द परसेंटेज विटामिन कंटेंट, 4%, 5%, 6%. यहां पर आपको क्या दिख रहा है? परसेंटेज एयर वाइड्स, परसेंटेज एयर वाइड्स. यू आर गेटिंग द प्लॉट समथिंग लाइक दिस. इन्हीं को बोलते हैं मार्शल ग्राफ, मार्शल चार्ट्स, इन्हीं को बोलते हैं मार्शल चार्ट्स, इन्हीं को बोलते हैं मार्शल चार्ट्स. ये ट्रायल 1 3.4 था, ट्रायल 2, ट्रायल 3. एयर वाइड्स की वैल्यूज आपको एनालिसिस से पता चल गई हैं. हर ट्रायल के लिए यू कैन गेट द वेरिएशन. बोलो भाई. सर अभी भी जो मेन एजेंडा था वो मुझे नहीं पता चला. ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट क्या था ये नहीं पता चला, चल जाएगा. जितने भी प्लॉटिंग करी उनमें 3 इंपॉर्टेंट देखो. बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर, बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द
मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर मिल जाएगा यहां से। अरे बोलो हाँ या ना। मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर के करस्पॉन्डिंग कितना बिटुमिन कंटेंट है, ये निकाल पाओगे यस और नो? ये निकाल पाओगे यस और नो? मैक्सिमम स्टेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग कितना बिटुमिन कंटेंट आ रहा है, निकाल पाओगे यस और नो? बिटुमिन कंटेंट वर्सेस मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। हर स्पेसिमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें पता है। बिटुमिन कंटेंट बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द डिजाइंड लिमिट ऑफ द परसेंटेज एयर वाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो एयर वाइड्स फॉर एग्जांपल 4% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग कितना बिटुमिन कंटेंट है, ये निकाल पाओगे इन ग्राफ की हेल्प से। अब बेटा कुछ नहीं बचा, परसेंटेज ओबीसी जो होगा, मान लो ये वैल्यू आ रही है, मान लो ये वैल्यू आ रही है B1, ये आ रही वैल्यू B2 और ये आ रही वैल्यू B3। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर, करस्पॉन्डिंग टू द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और करस्पॉन्डिंग टू द डिजायर्ड एयर वाइड्स। अब जी जो आपकी इच्छाएं हैं उस एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग कितना बिटुमिन कंटेंट आ रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल ग्राफ से आपको ये वैल्यू देखने को मिली, तीनों सेम नहीं होंगी भाई। हमें चाहिए था परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। अब कुछ करना नहीं है, B1 प्लस B2 प्लस B3 बाई 3, सिंपली टेक द एवरेज, सिंपली टेक द एवरेज ऑफ ऑल द, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट क्या है। उतना कंटेंट मिलाओ, मिक्स करो, खेलो, रोड बनाओ, रोड बनाओ। तो बेटा ये बातें थी, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज आर देयर। अब आपने कोई टेस्ट किया, अब आपने कोई टेस्ट किया, अजीब ही अजीब वैल्यू आ रही है, तो भैया गलत वैल्यू ना आए इसलिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू भी दी गई हैं, जैसे मार्शल स्टेबिलिटी नंबर, फ्लो वैल्यू, परसेंटेज एयर वाइड्स, वाइड्स फिल्ड विद द बिटवीन। इस रेंज में आपके रिजल्ट्स आने चाहिए। जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं, अगर कोई स्पेसिमेन का रिजल्ट इसमें नहीं आ रहा है, उस स्पेसिमेन के डेटा को हम रिजेक्ट कर देंगे। उस स्पेसिमेन के डेटा को हम एनालिसिस के लिए यूज नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो सम ऑफ दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज दैट यू शुड नो। मेरे हिसाब से सभी मेरे लाल को ये समझ में आ गया है कि पूरी कहानी क्या थी मार्शल मिक्स डिजाइन की। सर ये तो समझ में आ गया, देखिए सही बताएं तो समझ में आ गया है। सर बस हमको ये बताइए, गेट में यहां से सवाल कैसे आता है? गेट में सर यहां से सवाल कैसे आता है? ये जो पढ़े आपने 7 क्वांटिटी पढ़ी हैं, 7 क्वांटिटी, स्टेबिलिटी नंबर, फ्लो वैल्यू, जीटी, जीएम, परसेंटेज एयर वाइड्स, वीएफए, वीएमए, वाइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट, वाइड्स फील्ड विद द बिटुमिन, वीएफबी। ये 7 क्वांटिटीज से सवाल आते हैं। कोई भी 1 या 2 क्वांटिटी आपसे पूछी जाएंगी, नंबर मिलेंगे उसके लिए 2, नंबर उसके लिए मिलेंगे 2। बेटा सब क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बताया मैंने आज, थोड़ा सा वेट कर लो, बिकॉज इन दिस क्रैश कोर्स देखो 2 ही बातें यार। देखो कंटेंट को हम कम कर नहीं सकते। अब ऐसा थोड़ा कि तुम क्रैश कोर्स में पढ़ोगे और डिटेल्ड कोर्स में पढ़ोगे तो उसके लिए गेट वालों ने अलग अलग सिलेबस दिया है, ऐसा तो नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं होता है फॉर्म भरते समय कि हैव यू कवर्ड द इंटायर सब्जेक्ट विद द क्रैश कोर्स, या फिर हैव यू कवर्ड द इंटायर सिलेबस विद द डिटेल्ड कोर्स। ऐसा होता है क्या? गेट का फॉर्म भरा होगा आपने, ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है क्या? बताओ।
दैट इज द पॉइंट कि ऑब्वियसली अगर हम लोग डिटेल्ड कोर्स फॉलो कर रहे होते तो हर टॉपिक के सवाल लगाते, बट इन दिस क्रैश कोर्स ये एक लिमिटेशन है और प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, और आई होप आप सभी इसको रिलेट कर पाएंगे। सो वी हैव सम लिमिटेड टाइम। अगर हम लोग कंसेप्ट कवर नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो उसी का रास्ता ढूंढा गया है। उसी के लिए आपके लिए अभ्यास सीरीज प्लान की गई है। तो अभी सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लेते एक बार, और सभी कंसेप्ट पे सवाल भी खेल लेंगे। कुछ सवाल तो खेल ही लेते हैं बीच में, ठीक है। सो हाँ, बट आफ्टर अटेंडिंग दिस डिस्कशन यू आर इन द पोजीशन कि आप सवाल ट्राई कर सकते हैं। अरे बिल्कुल अच्छा करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, ठीक है। सो फॉलो द प्रोसेस, इसको फॉलो कर लेते हैं। सर एक बात आपने बताई और हमने पूछी नहीं। सर ये एयर वाइड्स 4% या 4 से 5% की रेंज में एयर बाइट्स के करस्पॉन्डिंग 4 से 5% की रेंज में एयर वाइट्स के करस्पॉन्डिंग ही विटामिन कंटेंट आपने क्यों मेजर किया, ये थोड़ा कम समझ में आया। आपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग किया, समझ में आ गया। क्या सर आप कानपुर में कहाँ रहते हो? अरे अब कानीपुर में रहते हैं, अब कहाँ बता दें। कानपुर की बातें मत किया करो, कानपुर की बातें करते हो ना मेरा अलगी दुनिया में चला जाता हूँ मैं। हाँ, तो क्लास में कोई कानपुर की बात नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैं बहुत भयंकर वाला डाइवर्ट हो जाता हूँ। कानपुर से हमें बहुत खास लगा हुआ है, पता तुम्हें, बहुत सेंसिटिव। सेंसिटिव नहीं, बहुत सेंसिटिव। चलो कोई बात नहीं, एनीवे अब क्या करा जाए। अबे घर है मेरा, तो इमोशनल नहीं होंगे क्या कानपुर के नाम से? ये अलग ही दुनिया में खो गया। तो आगे बातचीत कर लें, आगे बातचीत कर लें। इनको हर कानपुर वाले में बस एक ही चीज दिखती है। सो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने ये इंटेंशनली ये हमने 4% एयर वाइड्स दिए हैं, 5% एयर वाइड्स दिए हैं। सर अगर किसी, इतना तो सर हम भी जानते हैं कि अगर वाइड्स होंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सर हमने सॉइल में पढ़ा था, सर हमने सॉइल में पढ़ा था कॉम्पैक्शन, और कॉम्पैक्शन करने से हमारे सॉइल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती थी क्योंकि हम उससे एयर वाइड्स हटा देते थे। यस और नो? तो लगभग इतना तो समझ में आता है कि अगर एयर वाइड्स कम होंगे या नहीं होंगे तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो सर आपने यहां पर ये जबरदस्ती के 4% 5% एयर वाइड्स क्यों छोड़ दिए, ये सवाल नहीं समझ में आया। यस और नो? आप सर 0% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग 0% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग विटामिन कंटेंट को कंसीडर करते हैं एनालिसिस के लिए। मुझे समझ में आता कि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, दैट्स व्हाई यू हैव कंसीडर्ड द विटामिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द 0% एयर वाइड्स। तो पहली तो प्रैक्टिकल बात यह है कि 0% एयर वाइड्स को इस मिक्स में अचीव कर पाना असंभव है, नहीं कर पाओगे। अरे कुछ ना कुछ तो एयर वाइड्स रह ही जाएंगे ना भैया, तुम कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो, करते रहो, कुछ ना कुछ तो वाइड्स रह जाएंगे। और दूसरा, हम चाहते भी नहीं ऐसा कि 0% एयर वाइड्स हों।
तो हर बार कुछ हम नहीं कर पाते हैं तो उसके निगेटिव मतलब मत लिया करो, कई बार पॉजिटिव भी होते हैं, समझ लो जीवन का ज्ञान। तो कई बार ऐसा होता है हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं हो पाता है, सब कुछ बेस्ट करने के बाद भी, तो उसमें हताश और परेशान नहीं होना है, कुछ और अच्छा होने वाला है। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती है और अच्छे के लिए नहीं होती हैं। तो ये जो 0% एयर वाइट्स हम नहीं अचीव कर पा रहे थे, उसका एक फायदा है कि हम चाहते भी नहीं है जाओ। हाँ? क्यों नहीं चाहते तो इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूं, ध्यान से समझो। आओ मेरे लाल, तुम बना रहे हो फ्लेक्सिबल पेमेंट, मेरे लाल तुम बना रहे हो फ्लेक्सिबल पेमेंट, और इस फ्लेक्सिबल पेमेंट में जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे ऐसे कुछ कोर्स एग्रीगेट, तुम्हें कुछ ऐसे दिखेंगे कोर्स एग्रीगेट। सर केवल कोर्स एग्रीगेट नहीं है सर, यहाँ पर फाइन एग्रीगेट भी हैं। तो अलग अलग कलर से मन की भावनाओं को समझ पा रहे हो, ऐसा मानते हुए ये मैंने बना दिए कुछ फाइन एग्रीगेट। सर यहाँ पर ना फिलर मटेरियल भी है, थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा दिया जाए। सर यहाँ पर क्या है, फिलर मटेरियल भी है। सर यहाँ पर क्या है, ये फिलर मटेरियल भी है। लो भाई, तो ये फिलर मटेरियल भी हो गया। अब क्या है, इन सबको होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी, इन सबको होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी अरे नहीं भाई नहीं, इतने क्रिएटिव नहीं, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, कर लें। इन सबको होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी दी गई है प्यारे से बिटुमिन, अरे यार, इन सबको होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी दी गई है हमारे प्यारे से बिटुमिन को, कि सबको बांध के रखो भाई, कोई कहीं जाना नहीं चाहिए। ये लो, क्लियर है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर और बिटुमिन जीवन में इस तरीके से खुश थे। मेरे लाल, जब इस रोड पे ट्रैफिक आएगा, जब इस रोड पे व्हील लोड आएगा पी, जब इस रोड पे व्हील लोड आएगा पी, तुम्हें नहीं लगता है अगर हम बिल्कुल भी एयर वाइट्स नहीं छोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा अरे कुछ तो सेटलमेंट होगा, कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा, यस और नो। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पूरे सिस्टम में 0 वाइट्स हैं। व्हेन वाइट्स जो हैं इस पूरे सिस्टम में अगर 0 हैं तो दिक्कत पता क्या होगी, उस केस में प्रॉब्लम पता क्या होगी, इफ देयर आर 0 वाइट्स, उस केस में जब ये लोड आएगा तो हमारे बिटुमिन के पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे बिटुमिन के पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, बेचारा मजबूर होके ये रोड से ऊपर निकल आएगा। और कहाँ चला जाए बताओ, और कहाँ जाएगा बताओ। ये बिटुमिन था, ड्यू टू कहीं कंप्रेस ही नहीं हो पा रहा, कोई जगह ही नहीं है, जहां जगह दिखी वहां भाग गया। और भाई साहब अगर ये निकल लिए, पहिया व्हील इनको अपने साथ लेगा और निकल जाएगा। जब विटामिन निकल गया तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर सब हो गया अब आजाद, कोई देख रेख ही नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो ये काहे रुकेंगे फिर। इन्हें कौन सा मजा आ रहा है ट्रैफिक का लोड लेने में, वो तो मजबूर थे, बिटुमिन ने होल्ड कर रखा था, वो तो मजबूर थे। बिटुमिन निकल लिया, अगले दिन कहेंगे हम भी जा रहे हैं, सब निकले जा रहे हैं, सब निकले जा रहे हैं, अच्छी खासी पेमेंट थी, 2 दिन बाद देख रहे हैं पेमेंट ऐसी हो गई, 2 दिन बाद देख रहे हैं पेमेंट ऐसी हो गई, गड्ढा हो गया। पेमेंट बनाई थी कि व्हीकल आराम से मूव करे, करो आराम से मूव, ये समस्या ना हो इसलिए हम इंटेंशनली कुछ वाइट्स छोड़ देते हैं, इसलिए हम इंटेंशनली कुछ वाइट्स छोड़ देते हैं। तो वाइट्स प्रोवाइड करने से फायदा क्या हुआ, अब आपने इंटेंशनली कुछ जगह बीच बीच में छोड़ दिए, तो फॉर एग्जांपल ये वाइट्स आपने प्रोवाइड कर दिए। अब जब लोड आएगा
तो ये बिटवीन ऊपर नहीं भागेगा। अंदर सिस्टम में ये आपने वाइट्स दे रखे हैं, जब तक लोड लग रहा है वो इस खाली जगह में आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, जैसे ही लोड हटेगा वापस पहुंच जाएगा। खेलने का थोड़ा सा मौका मिल गया बिटवीन को। बिटवीन को खेलने का थोड़ा सा क्या दे दिया आपने, स्पेस दे दिया। अरे जब खुश है जीवन में आराम से तो क्या ही है, खुश है आराम से अंदर खेल रहा है, खेलने दो। वो खेल रहा है, उसने सबको होल्ड करके भी रखा है, तुम्हारी रोड भी खराब नहीं हो रही है, और तुम्हें क्या चाहिए? और तुम कितनी उम्मीदें करोगे बिटवीन से? ज्यादा उम्मीदें मत करना, ज्यादा उम्मीदें ही कष्ट का कारण है, समझ रहे हो? तो जितना कर सकता था बिटवीन वो कर दिया उसने। तो now I think the discussion is clear to everyone why we are intentionally providing the 4 to 5% air whites in the mix. I hope the discussion is clear to all of you. So in this way we have completed the discussion for the chapter number 4. इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक की बातचीत कंप्लीट कर ली है इस कोर्स में। चैप्टर नंबर 1 था आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 था आपका जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, चैप्टर नंबर 3 था आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और चैप्टर नंबर 4 था हाईवे मटेरियल। चले आगे, चले आगे, चले आगे, अरे बोलो भाई। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज द डिजाइन ऑफ पेमेंट। कहानी सुनो पहले, कहानी सुनो। पेमेंट क्या होती है समझ गए। दो तरीके की पेमेंट की बात करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। होती कई तरीके की है, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, सेमी रिजिड पेमेंट, कंपोजिट पेमेंट। हमारा जो सिलेबस हमें बाध्य कर रहा है कि जो पढ़ना ही पढ़ना है, एज पर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, in this course we will discuss about the flexible payment and rigid payment. Flexible payment and rigid payment. सर गेट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से एसएससी जेई मेंस क्लियर हो जाएगा? यार वैसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, स्पीड इंप्रूव होगी। अब हो सकता है कर ले जाओ। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, यहां पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट से। लेयर में कंस्ट्रक्शन, अगर ये कोई नई बात थोड़ा, तो चैप्टर नंबर 1 में ही देख लिया था। रोमन, ट्रेसेगेट, टेलफोर्ड, मैकडम, सभी कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि लेयर सिस्टम यूज होता था। यस और नो? अरे हर जगह अच्छे मटेरियल की, बेस्ट मटेरियल की, सुपीरियर मटेरियल की जरूरत नहीं है। अब तुम इतने समझदार हो गए हो कि किस मटेरियल को कहां पर यूज करना है वो तुम जानते हो। अगर बॉटम के लेयर में स्ट्रेसेस कम हैं, अगर बॉटम के लेयर पे कम स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, तो बॉटम में तो थोड़ा हम इंफीरियर क्वालिटी का भी, पुअर क्वालिटी का भी एग्रीगेट यूज कर सकते हैं ना। लेकिन अगर टॉप सरफेस में मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल टॉप सरफेस में यूज करना पड़ेगा। तो जो मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी का था वो वेस्ट नहीं है, उसको भी अब आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। जब मैं बात कर रहा हूं आपसे डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, तो मेन मुद्दा क्या है? इस जीवन में, इस धरती पे जितने भी फ्लेक्सिबल पेमेंट आप देखते हो, क्या सबकी थिकनेस सेम होती है? जितने भी फ्लेक्सिबल पेमेंट देखते हो,
तो उसकी थिकनेस, सभी थिकनेस सेम होंगी, यस और नो? जितनी भी रोड्स आपने देखी हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आपने देखे हैं, क्या सबकी थिकनेस सेम होती है? नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होती? सबकी थिकनेस सेम क्यों नहीं होती? सबकी थिकनेस सेम क्यों नहीं होती? अरे सर, हर रोड पे ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगी। अरे हर रोड पे ट्रैफिक सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और सर, हर रोड के लिए सॉइल की कंडीशन सेम हो, सॉइल की स्ट्रेंथ सेम हो, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग, पता है, बिना बताई सब समझ जाते हो, वेरी गुड। तो अगर इन जनरल मैं बोलूं कि किसी भी रोड की, किसी भी पेवमेंट की थिकनेस को अफेक्ट करने वाले, थिकनेस को गवर्न करने वाले दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, एक है आपका ट्रैफिक और दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मान जाओगे इस बात को? मान जाओगे इस बात को? बिना किसी तकलीफ के इस बात को समझ जाओगे, यस और नो? समझ जाओगे? बस यही एजेंडा भी है। अरे मेरे लाल, सॉइल की प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए सीबीआर टेस्ट कल पढ़ाया था। सॉइल की प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए सीबीआर टेस्ट कल पढ़ाया था। सॉइल की प्रॉपर्टीज का गेम ओवर। और किसी तरीके से कोई महान व्यक्ति या कोई महान सिस्टम मुझे ये बता दे कि एक रोड के लिए डिजाइन ट्रैफिक क्या होगा, बस इससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे डिजाइन ट्रैफिक पता चल गया, अगर मुझे सॉइल की प्रॉपर्टीज पता चल गई, हम खुश हैं। हम खुश हैं। हम ये मान लेंगे कि हम थिकनेस निकाल लेंगे, और कैसे निकाल लेंगे वो बता दूंगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो केवल दो चीजें आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट में पता होनी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द flexible payment, or to find out the thickness of the flexible payment, and the next parameter is strength or relative strength of the soil. These two important parameters are required. सर ये बातें तो अच्छी बात हम समझ गए, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट से थोड़ी जान पहचान तो कराइए, सीधे डिजाइन में चले गए आप। फ्लेक्सिबल पेमेंट से थोड़ी जान पहचान तो कराइए। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट बेटा लेयर में सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं सब ग्रेड, सॉइल सब ग्रेड। सबसे नीचे तो सॉइल ही होगी। सब बेस, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स। मेरी इच्छाएं ये हैं कि इन सब की इंडिविजुअल थिकनेस निकालना आ जाए, इन सब की इंडिविजुअल थिकनेस निकालना आ जाए, या फिर इन सब की टोटल थिकनेस हम निकाल पाए, इन सब की टोटल थिकनेस हम निकाल पाए, कर लेंगे, सब बता देंगे। तो अगर बात करें ऐसी जो पेमेंट होगी, इसमें बेटा जो लोड का ट्रांसफर होगा, वो लोड का ट्रांसफर किस तरीके से होगा, कोई मुझे बताएगा क्या? इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, ध्यान से सुनना एक बात, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है टॉप से बॉटम में, वो होता है अंडर द एक्शन ग्रेन टू ग्रेन। सर ये ग्रेन टू ग्रेन हमें समझ में नहीं आया, सच बता रहे हैं। देखो सर, ये ग्रेन टू ग्रेन का गेम क्या है कि मान लीजिए कोई भी लोड आया, ये टॉप से बॉटम तक कैसे पहुंचेगा? देखो स्ट्रक्चर का मेन काम क्या होता है? स्ट्रक्चर का मेन काम क्या होता है? लोड को ट्रांसफर करना। लोड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करा दिया, वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर टू ट्रांसफर द लोड। डिजाइन हम इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो लोड को ट्रांसफर करते समय खुद ही चटक जाए, स्ट्रक्चर ही फेल हो गया, इसलिए प्रॉपर डिजाइनिंग रिक्वायर्ड है। तो ये जो लोड आ रहा बेटा, ये टॉप से बॉटम तक कैसे आएगा? ये लोड आया इस वाले एग्रीगेट पे,
थोड़ा विजुलाइज करना। अब इस वाले एग्रीगेट, फर्स्ट एग्रीगेट के चारों तरफ है एग्रीगेट। अरे हैं तो सब एग्रीगेट ही एग्रीगेट, मिक्स बनाए थे तुम, मिक्स बनाए थे। इन एग्रीगेट का भाई पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये लो संभालो संभालो। इन्होंने अपने सराउंडिंग एग्रीगेट को लोड ट्रांसफर किया, बाकी एग्रीगेट क्या कह रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, लोड लिया अपने सराउंडिंग एग्रीगेट में, लोड को ट्रांसफर कर दिया, और करते करते फाइनली क्या हुआ, लोड जो था वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो गया। इस तरीके की मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटा ग्रेन टू ग्रेन। तो लोड ट्रांसफर जो है टॉप से बॉटम में, वो ग्रेन टू ग्रेन हो रहा है। समझ गए? जाहिर सी बात है इस पेमेंट को प्रोवाइड करने से, इन लेयर्स को प्रोवाइड करने से हम लोड को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हम लोड को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा, सेम लोड के लिए स्ट्रेसेस की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो लोड, सेम लोड के लिए डेवलप्ड स्ट्रेसेस की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। यही हम चाहते हैं। जैसे जैसे इस लोड की वजह से हम एनालिसिस में नीचे जाएंगे, डेप्थ इंक्रीज करेगी। अरे भैया सबसे नीचे सॉइल है, किसी भी कंडीशन में अगर इस पी लोड की वजह से जो डेवलप्ड स्ट्रेसेस हैं वो सॉइल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गए, तुम कितनी भी अच्छी पेमेंट बना लो, अगर सॉइल फेल कर गई खेल पूरा खराब हो जाएगा। इन सबको सपोर्ट देने वाला कौन है? सॉइल है। तो हम चाहते जब तक लोड, जब तक स्ट्रेसेस सॉइल तक पहुंचे, वहां पर क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेसेस सॉइल की क्षमताओं से कम होने चाहिए। इसीलिए तो थिकनेस प्रोवाइड करी है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आगे बात करें, एक एक करके बात करते हैं। लो और निग्लेजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ना कुछ मिल ही नहीं रही है। फेलियर एट द बॉटम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द टॉप, बिल्कुल सही बात है। कोई भी लेयर अगर कहीं पे फेल हो गई, कोई भी लेयर अगर कहीं बॉटम पे फेल हो गई, तुरंत उसका असर आपको देखने को मिलेगा टॉप में, तुरंत उसका असर आपको देखने को मिलेगा टॉप में। सिंस टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर निग्लेजिबल, टेम्परेचर स्ट्रेसेस अगर निग्लेजिबल हैं तो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर स्ट्रेसेस के लिए ज्वाइंट वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत यहां पर नहीं है, अब्सेंट है, ज्वाइंट्स आर अब्सेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनिशियल कॉस्ट तो लो है, इनिशियल कॉस्ट तो लो है, बट इस तरीके की पेमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो अब इसको, बात को समझ लो। अगर हम कंपेयर करें फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट को, अगर हम कंपेयर करें फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट को, तो ओवरऑल ये पेमेंट अनइकोनॉमिकल है। ओवरऑल पेमेंट अनइकोनॉमिकल है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो डिजाइन लाइफ 10 साल की बात कर रहे हैं, तो कीपिंग द डिजाइन लाइफ सेम, 10 साल के डिजाइन लाइफ की अगर आप बात कर रहे हो, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में इनिशियली जो कॉस्ट लगेगी वो कम लगेगी, बट 10 साल तक ये रोड सर्विसेबल रहे, इसके लिए मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होगा। और फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो 10 साल की जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो ज़्यादा निकल जाएगी एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में कहानी क्या है? रिजिड पेमेंट में कहानी ये है कि इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इनिशियली कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें मेंटेनेंस कम रिक्वायर्ड है। तो 10 साल की अगर बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो कम आ जाएगी एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। इसलिए यहां पर लिखा हुआ कि अनइकोनॉमिकल है। फिर एक सवाल आता दिमाग में कि सर जब ये अनइकोनॉमिकल है तो इस तरीके के रोडों को बनाना बंद कर दीजिए ना भाई,
जब ये अनइकोनॉमिकल दिख रहा है सर कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसको बंद कर दीजिए बनाना ना, रिजिड पेमेंट ही बनाइए सब, फ्लेक्सिबल पेमेंट बंद कर देते ना। क्यों बना रहे हो फ्लेक्सिबल पेमेंट? मतलब तुम्हें पता है कोई काम अनइकोनॉमिकल है फिर भी तुम कर रहे हो, वैसे तुम हर जगह इकोनॉमिकल बात करते हो। बोलो। अरे भैया प्रायोरिटी नाम की भी कोई चीज होती जीवन में। अरे आज हमारे पास अगर लिमिटेड, फिर वही बात सब बता चुका हूं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो पहले हम ऐसे जगह रोड बनाएं जहां पर रोड है ही नहीं, उनको कनेक्ट करें। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो आप क्या करेंगे, पहले जो रोड हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईटेक बना देंगे, और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर अभी रोड ही नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? अरे पहले पहले जरूरतें पूरी करो फिर शौक पूरे कर लेना, किसने रोका? तो पहले बेसिक जरूरतें पूरी कर लेते हैं फिर शौक पूरे कर लेंगे। तो अभी बेसिक जरूरत क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जगह को हम कनेक्ट कर पाए इस रोड नेटवर्क के थ्रू। एक बार ये सब कुछ हो गया, अभी भी पैसा बहुत रखा है सर, खत्म ही नहीं हो रहा है, करो इनको इम्प्रूव, कोई रोक रहा है क्या? 4 रोडें हैं उनको इम्प्रूव कर दे रहे हैं, 40 जगह रोड ही नहीं है, गलत बात है ना भाई, समझ रहे हो? तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, अभी पैसा कम लग रहा है ना, लगने दो, आता भी तो रहेगा पैसा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए कंस्ट्रक्शन बढ़िया चलता रहता है। सर इसके लिए डिजाइनिंग के लिए कोई मेथड है क्या, कोई कोड है क्या, आईआरसी कुछ गाइडलाइन है क्या? आईआरसी 37, दिस कोड विल डील्स विद द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। सर पूरा कोड याद कर ले? नहीं, जानकारी के लिए बता दिया है। कई एग्जाम होते हैं जेईई लेवल के जहां पर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा कोड यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए। समझ गए इस बात को? तो ये कुछ बातें आपने पढ़ी रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। सर अगर ऐसी ही बातें करें हम रिजिड पेमेंट के बारे में तो बताइए जरा। तो यहां पर भी सॉयल सबग्रेड है, यहां पे सब बेस नहीं है, देखो फिर बेस कोर्स आ गया और फिर कंक्रीट की स्लैब आ गई, सबसे नीचे सॉयल फिर बेस कोर्स, और इसके बाद फिर आपको दिख रही सीमेंट कंक्रीट की स्लैब, इसके बाद फिर आपको दिख रही सीमेंट कंक्रीट की स्लैब। इसमें जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो ग्रेन टू ग्रेन नहीं है। इसमें जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, क्योंकि अब आपने एक स्लैब प्रोवाइड करी है, तो गेम कैसे हो रहा है इससे, मान लो देखो ये सॉयल है, यहाँ नीचे सॉयल है, ये एक लेयर है बेस कोर्स, ये एक लेयर है बेस कोर्स, बेस कोर्स के ऊपर बना दिया तुमने कंक्रीट की स्लैब। जल्दी समझना नहीं तो फोन गिर भी सकता है, हाथ थोड़ा कमजोर है ना ये वाला मेरा। क्या बोला मैंने? नाउ व्हेन यू विल अप्लाई द लोड समथिंग लाइक दिस, जब आप इस तरीके से अब लोड अप्लाई करोगे बेटा, तो मैं नहीं लगता है इस स्लैब की ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये इस स्लैब की नैतिक जिम्मेदारी है, ये इस स्लैब की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पॉइंट लोड को पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करे पूरे स्लैब में। यस और नो? अब ये जब लोड पूरे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसके बाद ये स्लैब बॉटम लेयर पे इन फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बोलो बोलो। तो अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, तो मैं नहीं लग रहा है कि जो लोड का ट्रांसफर हो रहा है वो स्लैब एक्शन में हो रहा है। ये अभी अभी जो आपने रिजिड पेमेंट के केस में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, ट्रांसफर देखा है, कैन वी से दिस इज एज स्लैब एक्शन? बोलो। अरे भैया लोड को ज्यादा एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट।
तुम जितने भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तुम्हें नहीं लगता अब स्लैब एक्शन की अगर हम बात कर लें तो और ज्यादा एरिया में हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो अभी कोई पूछ रहा था सर एक लेयर गैप क्यों कर दी, अभी कोई पूछ रहा था चैट बॉक्स में कि सर इसमें एक लेयर और कम क्यों कर दी, क्योंकि अब हम लोड को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव उस लेयर को प्रोवाइड करने का क्या था? ये दुनिया भर की इतनी लेयर प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि स्ट्रेसेस जब बॉटम तक पहुंचे, सॉइल तक पहुंचे, तो वो कम से कम हो जाएं। सॉइल की स्ट्रेंथ से कम या उसके बराबर, बस वहीं तक गेम हो। जब हमने पहले ही ऑलरेडी एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है इस स्लैब की वजह से, तो अब हमें बहुत ज्यादा थिकनेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी शायद। क्या लगता है तुम्हें? तो अननेसेसरी लेयर बनाते रहें? बिकॉज वी हैव इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, दैट्स व्हाई वी कैन रिड्यूस द थिकनेस। That's why we can reduce the thickness. Clear है बेटा? This point is clear to everyone, yes or no? This point is clear to everyone, yes or no? तो यहां पर 3 लेयर में बात चल रही, सॉइल सबग्रेड है, बेस कोर्स है और सीसी की स्लैब है। कैम्बर तो रहेगा ही रहेगा। सर इसके पहले जो आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट बताई है, क्या उसमें कैम्बर नहीं होगा? अरे होगा। कैम्बर के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके बेटा। कोई भी रोड हो, कैसी भी रोड हो, कहीं पे भी रोड हो, कैम्बर तो प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों प्रोवाइड करना है कैम्बर? क्यों प्रोवाइड करना है कैम्बर? टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज। और वो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, वो रिजिड पेमेंट हो, वो मैकेडम कंस्ट्रक्शन हो, वो मिट्टी की रोड हो, वो कच्ची रोड हो, वो पक्की रोड हो, कैसी भी रोड हो। क्लियर है भैया? कंक्रीट यूज कर रहे हो मेरे लाल, और जब कंक्रीट यूज कर रहे हो तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ तो होगी। जब कंक्रीट यूज कर रहे हो तो इस तरीके की रिजिड पेमेंट की फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ तो होगी। पता ही है तुम्हें, एज पर IS 456, IS 456/2000, FCR 0.7 √FCK, where FCK is the characteristics strength of the concrete, and characteristics strength of the concrete is the strength of concrete below which not more than 5% test results are expected to fail or fall. Fail or fall. धैर्य अमित, थोड़ा सा और तसल्ली की जरूरत है, सब पता चल जाएगा। क्लियर है? अब एक और फायदा है, ये जो स्लैब एक्शन है, मान लो इस बेस कोर्स का कुछ पोर्शन फेल हो गया, मान लो ये बेस कोर्स का कुछ पोर्शन फेल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड फेलियर, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड फेलियर। एक एडवांटेज पता क्या है? ये जो लोकलाइज्ड फेलियर हैं, इनका इफेक्ट टॉप में देखने को नहीं मिलेगा। इनका इफेक्ट टॉप में देखने को नहीं मिलेगा। इनका इफेक्ट टॉप में देखने को नहीं मिलेगा। देखो, ये बेस कोर्स का कोई पोर्शन फेल कर गया है, ये बेस कोर्स का कुछ पोर्शन फेल हो गया है, ये सीमेंट कंक्रीट स्लैब है, ये देखो फेलियर दिख रहा है, ये फेलियर दिख रहा है, यस और नो? क्या इसका इफेक्ट तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहा है? आंसर इज नो। लेकिन अगर ये फ्लेक्सिबल पेमेंट होती, जहां पर लोड का ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन हो रहा था, अगर बॉटम लेयर पे कहीं पे कोई भी फेलियर होता, सीधे सीधे तुम्हें उसके असर टॉप लेयर में देखने को मिलते। रिजिड पेमेंट के केस में टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। रिजिड पेमेंट के केस में टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और जब टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो उनके लिए तुम्हें जॉइंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उन स्ट्रेसेस को संभालने के लिए
तुम्हें इस पेमेंट में ज्वाइंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंशन ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स की भी डिजाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? अभी मैंने बताया हाई इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। इनिशियल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कम है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिकल निकल आएगी। ओवरऑल ये क्या होने वाली है? इकोनॉमिकल होने वाली है। सर इसकी डिजाइनिंग के लिए भी कोई कोड है क्या? तो IRC 37 इज द कोड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड IRC 58 इज विल बी द कोड फॉर डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग और उसकी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी IRC 58 में। आई होप द बेसिक जान पहचान with the flexible payment and rigid payment is clear to everyone। बेसिक जान पहचान फ्लेक्सिबल पेमेंट की और रिजिड पेमेंट की हो गई है, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की बेसिक जान पहचान हो गई है, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? The discussion till now is clear to everyone? The discussion till now is clear to everyone? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे बेटा फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। सर इस फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं? इस फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड? बहुत से मेथड हैं। एम्पिरिकल मेथड, सेमी एम्पिरिकल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड, मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड क्या है? बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ पैरामीटर, जैसे ग्रुप इंडेक्स मेथड। सर पिछली बार मेरे सेट में इक्विवेलेंट सिंगल वीट लोड पूछा हुआ था, तो सर वो भी करवा दोगे? तुम्हें भरोसा ही नहीं है यार, हैं? क्यों करते हो ऐसा? लो अच्छा तुम्हें आज भरोसा दिलाते हैं, तुम्हें भरोसा दिलाते हैं। लो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीज़ मुझे पता होगी और कोई चीज़ सिलेबस का पार्ट होगी तो हम क्यों तुम्हें नहीं बताएंगे? क्यों भाई अक्षय? लो, तो कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पहुंच के हम घबरा जाते हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पहुंच के हम घबरा, थोड़ा सा वेट और करना था, 2 स्लाइड का वेट था, 2 स्लाइड का वेट था, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाए अपने जज्बातों को। हैं? सब बताएंगे, सब बताएंगे। तो लाइक ग्रुप इंडेक्स मेथड, CBR मेथड, CRV मेथड, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू, CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। वेरियस मेथड्स आर देयर, दोज आर एम्पिरिकल इन नेचर, जिनकी हेल्प से जिनकी हेल्प से आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। सम एम्पिरिकल मेथड्स आर देयर। अब एम्पिरिकल, सेमी एम्पिरिकल मेथड्स की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन एंड द ऑब्जर्वेशन, जैसे ट्राई एक्सियल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल अप्रोच, लाइक बर्मिस्टर मेथड, इलास्टिक लेयर थ्योरी, इनकी हेल्प से भी आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। हमारा जो IRC 37 है वो बेस्ड ऑन द मैकेनिस्टिक अप्रोच। आवर IRC 37 इज बेस्ड ऑन द मैकेनिस्टिक अप्रोच, जिसमें पूरी कहानी बहुत ही डिटेल में आपको बताई गई है रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। उस पूरी कहानी में से हम सभी उन पार्ट्स को कवर करेंगे
जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सर इतने मेथड्स हैं, सब पढ़ाएंगे? नहीं सर, इतने मेथड में कौन सा मेथड पढ़ाएंगे? इतने मेथड में कौन सा मेथड पढ़ाएंगे फॉर डिजाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट? सो वी विल डिस्कस IRC 37 method for the designing of the flexible payment. We will discuss IRC 37 method for the designing of the flexible payment. तो ये बातचीत हो गई कुछ बेसिक, और इसके बारे में डिस्कशन फिर कल करते हैं। तो फ्रॉम टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस द डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कुछ डिजाइन पैरामीटर की, जैसे स्टैंडर्ड एक्सल लोड क्या होता है, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होता है, किसी भी डेप्थ पर अगर किसी व्हील लोड की वजह से हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीटिशन का कंसेप्ट क्या है, IRC 37 की क्या गाइडलाइन है डिजाइन ट्रैफिक को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, डिजाइन ट्रैफिक को कैलकुलेट करने के लिए क्या गाइडलाइन है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक, तो उसके एक एक टर्म के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द CBR दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फिर बेस्ड ऑन द CBR एंड बेस्ड ऑन द डिजाइन ट्रैफिक हाउ वी कैन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। यहां पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होगा, और यहां से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज आपको मैंने 2 नंबर के लिए एक सवाल बताया, एक टॉपिक बताया, जिससे सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं गेट 2023 में। वो था आपका मार्शल मिक्स डिजाइन। कल की क्लास से भी एक 2 नंबर का सवाल है जो आपके गेट 2023 में आएगा, एंड दैट विल बी रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक फॉर योर फ्लेक्सिबल पेमेंट। सर फ्लो वैल्यू पता नहीं चला, कहाँ चले गए थे जब फ्लो वैल्यू बता रहे थे? तो बेटा फ्लो वैल्यू का मतलब होता है डिफॉर्मेशन। जब आप स्पेसिमेन में लोड अप्लाई करेंगे तो बिफोर द फेलियर इट विल डिफॉर्म। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ आपके स्पेसिमेन में, मार्शल टेस्ट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लो वैल्यू। यूनिट होती है डिफॉर्मेशन की 0.25 mm। तो जो डायल गेज लगा हुआ था, जो डिफॉर्मेशन मेजर कर रहा था, वहां से आपको मिलेगा फ्लो वैल्यू। एक डिवीजन, उस डायल गेज के एक डिवीजन को अगर हम डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा वो 0.25 mm डिफॉर्मेशन। तो अगर मुझे उस डायल गेज में फ्लो वैल्यू मिल रहा है 4 यूनिट का मूवमेंट हुआ है, 4 डिवीजन मूव किया है हमारा डायल गेज, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ? एक यूनिट का डिफॉर्मेशन है 0.25, तो 4 यूनिट का डिफॉर्मेशन कितना होगा? 1 mm। करेंगे बेटा? अच्छा, डोंट वरी, करेंगे। तो अभी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। वी विल हैव द डिटेल डिस्कशन, बिल्कुल करेंगे, सभी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे यार, डोंट वरी। तो ये क्लास आपकी अभी 2 दिन में नहीं खत्म हो रही है। दिस कोर्स विल एंड ऑन 25th of November। 25 नवंबर को आपकी ये क्लास खत्म होगी, और 26 नवंबर से ही हम लोग अपनी बातचीत स्टार्ट कर देंगे अभ्यास सीरीज की। बताए तो मार्शल टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, फाइंड आउट द GT ऑफ द मिक्स, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइंड आउट द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइंड आउट द फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं बेसिक, फाइंड आउट द परसेंटेज एयर वाइड्स, फाइंड आउट द VMA, फाइंड आउट द VFB। दीज आर द फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं इन द केस ऑफ मार्शल मिक्स डिजाइन। सो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। सो आज हम लोगों ने बातचीत कर ली है अपने पेमेंट के टॉपिक पे, हम लोग एंटर कर गए। वो टेबल स्टैंडर्ड वैल्यूज आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड वैल्यूज आपके रेफरेंस के लिए बताई गई हैं। देखो जनरली गेट वाले ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। गेट में जनरली आपको ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, या तो ना के बराबर मिलेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्क है, हर एग्जाम की
आपसे चाहते भी अलग अलग हैं। जैसे आप सबसे अलग अलग चाहत रखते हैं ना, उसी तरीके से हर एग्जाम भी आपसे अलग अलग चाहत रखता है। तो गेट की अगर बात करें तो बेसिकली इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इन ऑल द कंसेप्ट, दे विल ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करें। आपकी वो एबिलिटी वो चेक करना चाह रहे हैं कि तुम कंसेप्ट्स को कितना अप्लाई कर पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाली चीज़ें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कम हो जाती हैं। बट अब उनको निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं गेट में, उसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है, पैटर्न ऐड किया गया है, जिसको बोलते हैं एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में अब थ्योरेटिकल डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो टोटली हम उस पोर्शन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बैलेंस बना के रखना, सब चीज़ें पढ़नी है, बट ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर कितना ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ केवल उसको पढ़ने से काम चल जाएगा। ठीक है। सो आई होप द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। सो कल और आगे बातचीत करेंगे हम लोग डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की, देन वी विल गो फॉर द डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो सम मोर डिटेल डिस्कशन विल बी देयर। आज की क्लास में केवल इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के साथ। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं फर्दर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। सो एमएसक्यू भी होगा ना अभ्यास सीरीज में, एमएसक्यू, एमसीक्यू, एनएटी सब होगा, सब होगा। तो सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या बेस्ट अप्रोच है, उन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी देर और रुको सर जी, हाँ मिलते हैं। ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा। थैंक यू।